या नकारात्मक दोनों हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। समृद्धि दर सकारात्मक और नकारात्मक। पॉपुलेशन ग्रोथ में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है कि नहीं होगा? जैसे आपने देखा पॉपुलेशन से ये ग्रोथ भी कर सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और पॉपुलेशन ग्रोथ और कमी नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करेगा? कंडीशन पे, संसाधनों पे। बिल्कुल सही। बर्थ पर होगा, डेथ पर डेथ पे होगा, माइग्रेशन माइग्रेशन में आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन दोनों हो गए। हमने दोनों के लिए दिया माइग्रेशन कलेक्टिवली, ई आई दोनों जो होता है वो माइग्रेशन होता है। सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस में इंक्रीज और डिक्रीज depend on the birth rate, death rate and also the migrations and migration may be E and I both. मतलब जनसंख्या समृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये डिपेंड होता है किस चीज पर? बर्थ रेट पर, डेथ रेट पर और माइग्रेशन। बात क्लियर होगी? अब आगे लिख लीजिए। जनसंख्या का बढ़ना उनके जन्म, मृत्यु व प्रवासन पर निर्भर करता है। परंतु जनसंख्या समृद्धि दर जैविक व अजैविक घटक पर अधिक निर्भर करता है। जैविक समृद्धि दर जैविक अजैविक घटक पर अधिक निर्भर करता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस डायरेक्टली controlled by abiotic and biotic factors। करते करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जैसे किसी चीज की पॉपुलेशन क्या क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं होता है कि उस पॉपुलेशन को बढ़ा देता? बिल्कुल होता है। बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कोरोना, चिकनगुनिया, पहले ट्यूबरक्लोसिस रहती थी, सब क्या था? Totally control the growth rate of a population of any populations। ठीक है, करता था नहीं करता? तो ये सारी पॉपुलेशंस भी ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर क्या इकोलॉजी नहीं है? तो इकोलॉजी डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, पॉपुलेशन को नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर जो अध्ययन करेंगे हम जो है वो इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में सारी बात का अध्ययन करेंगे नहीं करेंगे? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी डायरेक्टली किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है। तो देख कर रहा है ना। अब आ लीजिए समुदाय, समुदाय कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी के कई स्तर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पहला स्तर क्या था? इंडिविजुअल, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, तीसरा चौथा इकोसिस्टम, चौथा बायो, लास्ट में बायो का पूरा चैप्टर भी आ जाएगा। आएगा ना? कम्युनिटी की पूरी आएगी चैप्टर आएगा। इकोसिस्टम तो पूरा पढ़ना ही पड़ा है, इकोसिस्टम पढ़ना ही पड़ना है।
ठीक, सब जो चीज़ है तो इसको हायरार्की बनाकर अलग अलग हायरार्की पर यही पूरा सर ये सिलेबस है। और उसके रोकने के उपाय का दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं वो, और जो हर साल मीटिंग हो रही हो वही दोनों से अपडेट कर देना, बस कोई कल दिक्कत 13 नंबर का मिल जाएगा। जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे स्पीशीज का हो गया, इसकी हायरार्की हमने पढ़ ली, वो चीज़ हो गई पूरी 13 नंबर आ रहा, 13 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे लिख लीजिए। लेकिन ज्यादातर उदाहरणों में समुदाय बताने से हाँ उसी समुदाय लिखिए। ज्यादातर उदाहरणों में समुदायों का प्रमुख पौधों को रूप में, पौधों के रूप या प्रजातियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं। मतलब ये क्या है, जो कम्युनिटी नॉमेनक्लेचर मोस्टली जो की जाती है वो किसी पौधे के नाम पर होती है। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी, श्रब कम्युनिटी किया जाता है ना, तो मोस्टली जो इसमें बता रहे हैं इकोलॉजी में जो कम्युनिटी है, समुदाय, वो पौधों के नाम पर रखा जाता है। ये कहने का आप समझिए। आगे लिख लीजिए अब, उदाहरण के लिए घास के मैदान समुदाय में, घास के मैदान समुदाय में घास प्रमुख है। घास का मैदान आपने पढ़ा होगा, पंपास है, बेल्ट्स है, प्रेरीज है, और क्या स्टपीज है, डाउन्स है, पंपा है। ये घास के मैदान क्या 1-2-4 बीघा में से पड़े हुए हैं? पूरा लाखों करोड़ों बीघे का है ना। तो उस घास के मैदान में क्या एक ही घास की प्रजाति है? बहुत सारे नाम मिले, बहुत सारे होंगे, लेकिन उस समुदाय का नाम क्या रखा गया? घास का मैदान रखा। तो क्या प्लांट के नाम पर रखा गया कि नहीं रखा गया? उस घास के मैदान में क्या एक ही प्रजाति है, जाति पाई जाती है? बहुत सारी पाई जाएगी ना। तो लेकिन नाम घास का मैदान है, ये कहने का मतलब है प्लांट के नाम पर रखा। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हालांकि इसमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़ के साथ साथ अलग प्रजाति के जानवर भी शामिल हो सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। कोई इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हिंदी बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी बोली जा रही है, कोई दिक्कत ना कोई बात है। और सिविल सर्वेंट की तैयारी करने वाले को मतलब है एक बेसिक इंग्लिश को मालूम मस्ट होना चाहिए। और सिविल्स के फील्ड के बच्चों को एक बेहतरीन हिंदी मालूम होनी चाहिए उसको। आपका पेपर सिविल्स में जब दोगे पीसीएस में तो 150 नंबर का हिंदी पेपर ही रहेगा। आप
बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो जरूरत जहाँ मिल जाए हिंदी की हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी मिल जाए अंग्रेजी में आदत करना। भाई घटना चका जाएगी तो करंट की जो तो आदमी क्या करता पढ़ता उसी से पढ़ता है। तो हिंदी अंग्रेजी का बेहतरीन, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो इंग्लिश में जरूरत होगी हिंदी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे लिख लीजिए। एक समुदाय की प्रजातियों की संख्या, उनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संख्या एक समुदाय की प्रजातियों की संख्या, उनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? अरे भाई कहीं पर जो घास का मैदान है हो सकता है उसमें स्पीसीज की संख्या कम हो, दूसरे घास को ज्यादा हो सकता है। कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कारगर बात है। हमें बेसिक देखिए, बहुत रिलैक्स होकर छोटी छोटी बातों को कुछ पढ़ लेना है तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना कर, और बाकी उसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की कोशिश न करिए। जितना आप रिलैक्स होकर पढ़िए, एक एक चीज़ तय कर बनाते ही चले जाइए सिविल का, तो वही चीज़ है। अब वो नहीं छीना झपटी इधर उधर ढकल दे हो जाएगा ये। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए एक जैविक प्रजाति, एक नोट बना के लिखिए, इस तरह से लिखिए नोट्स। एक जैविक प्रजाति जीवों का एक समूह है। एक जैविक प्रजाति जीवों का एक समूह है जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं। एक जैविक प्रजाति जीवों का एक समूह है जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। उपजाऊ संतान का मतलब मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। हमने बताया था कि नहीं बताया था? हमने कहा था कि if two different species cross, offspring may produce, but that offspring will not fertile. That offspring cannot produce another offspring. अगर एक ही प्रजाति के मेल और फीमेल क्रॉस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा, यानी संतानें होंगी और वो संतानें अपने जैसी संतान को पैदा कर पाएंगी। अगर एक स्पीशीज पर, जैसे खच्चर घोड़ा वाला हुआ, इसका दो अलग स्पीशीज आ गई ना, यही अपने आप स्पीशीज को डिफाइन कर देता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? लिख लीजिए समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार लिख लीजिए सापेक्षिक स्वतंत्रता, रिलेटिव फ्रीडम। सापेक्षिक स्वतंत्रता की डिग्री, सापेक्षिक स्वतंत्रता की डिग्री और आकार के आधार पर समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिलेटिव फ्रीडम साइज, द कम्युनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सापेक्षिक स्वतंत्रता की डिग्री और आकार के आधार पर समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, मैंने कहा
इक्वालिटी को दो भागों में किस बात में डिवाइड किया गया? आकार फ्रीडम के अकॉर्डिंग और आकार के आकार। यही तो बात। अब देखिए घास का मैदान है, घास का मैदान एक फंजाई है, तो घास का मैदान ज्यादा फ्रीडम होगा, फंजाई को होगा। एक घास का मैदान है और फंजाई बहुत सारे दिल लगे होंगे। फ्रीडम ज्यादा किसको होगा? इंडिपेंडेंट कौन ज्यादा होगा? घास के मैदान। वही क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ खुद बना रहे हैं, तो हर चीज फ्रीडम उनके अंदर होगी कि नहीं होगी? और फंजाई में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्टली किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, नहीं डिपेंड हो रहे हैं। तो एक है फ्रीडम जबरदस्त, एक में डायरेक्टली। दूसरा हमने कहा कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा क्या है? आकार। आकार के हिसाब से दो बार इसको मैक्रो कम्युनिटी माइक्रो कम्युनिटी बोल दिया गया। तो इसमें लिख लीजिए, छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात है। लिख लीजिए मैक्रो कम्युनिटी। मैक्रो कम्युनिटी का मतलब बड़ा मैक्रो कम्युनिटी, दूसरा माइक्रो कम्युनिटी। ठीक है, लिख लीजिए मैक्रो कम्युनिटी में लिख लीजिए ये अत्यधिक बड़े संगठित होते हैं, अत्यधिक बड़े और संगठित होते हैं। और सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। And they are relatively free. लिख लीजिए, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नॉर्थ ईस्ट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन द नॉर्थ ईस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये मैक्रो कम्युनिटी है। देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट हैवी डाउनपोर्स टेक प्लेस, जबरदस्त घनघोर बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस। लग्जरियंट बहुत जबरदस्त प्लांट हो रहे हैं, बहुत बड़े, कई हायरार्की डेवलप हो रही है। उसके एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर पौधे हैं। वहां पर क्या है? फोटोसिंथेसिस से जबरदस्त लैविश वेजिटेशन है। वहां के और स्पीसीज बहुत इंडिपेंडेंटली बढ़िया फ्रीडम से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? बड़े भी हैं और दे आर मोर फ्रीडम इन कंपैरिजन टू माइक्रो हैबिटेट, मैक्रो कम्युनिटी। अब आगे देख लीजिए, आगे लघु लघु समुदाय, ये अपने आसपास के समुदायों पर अधिक निर्भर रहते हैं। ये अपने आसपास के समुदायों पर अधिक निर्भर रहते हैं तथा ये उन्हीं से ऊर्जा व खनिज पदार्थ को ग्रहण करते हैं। उदाहरण लीजिए दवा,
अपने आसपास के समुदायों पर अधिक निर्भर रहता है, ये उन्हीं से ऊर्जा और खनिज पदार्थों को ग्रहण करता है। उदाहरण तब देखिए, ये लोग जो होते हैं रिलेटिवली बहुत फ्रीडम नहीं होता है। ये दूसरे से क्या लेगा, पानी लेना है इनको, दूसरे से खाना लेना है, दूसरे से मिनरल लेना है, ये डिपेंड नहीं करता। जैसे कबाब है, तो क्या करेगा कबाब, खाना भी दूसरे से लेगा। कबाब खाना बना पाएगा? क्यों नहीं बना पाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस नहीं क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो उसके बाद इसमें इसकी सेल वॉल में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सेल वॉल वैसे तो प्लांट है तो सेल वॉल पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। तो क्या इसको अगर 5 ह्यूमन क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया बांटा गया है। व्हाई द फंजाई हैज नॉट बीन केप्ट इन द प्लांटी, इट हैज बीन सेपरेटेड। अगर 5 ह्यूमन क्लासिफिकेशन है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया है, आपके सवाल नहीं होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है पूरे जीवों का। पूरे दुनिया के जितने भी जीव हैं, कहीं भी उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया बांटा गया है। अगर फंजाई प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्यों नहीं रखा गया? Why the fungi has been not kept in plantae? It has been separated from the plant and has been given another class like fungi. क्लोरोफिल नहीं पाया तो प्लांट फिर भी तो है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लांट के सेल के ऊपर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। और सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन फंजाई का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का ना होकर के काइटिन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। बताया गया है इस पृथ्वी के धरातल पर सब कमीशन तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन बता रहा है, बार बार हर 4-2 साल में आ जाता है। इस पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन। कहाँ चला गया? ये क्या हो रहा है? पेन पे इसके बगल। प्रोटीन, फैट, इस पे मारेंगे। काइटिन नहीं बताए। अगर पूछा जाए which of the following organic element is found maximum of this earth, कौन सा कार्बनिक पदार्थ इस पृथ्वी के धरातल में सबसे ज्यादा है? पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा काइटिन, चौथा सेलुलोज और पांचवा है पहले मालूम था भूल गए। काइटिन बताइए किसको मारेंगे? हाँ बोलिए आप। कहाँ पढ़ लिया? अब हम लोग सवाल नहीं होता, हम लोग प्रोटीन क्या होता है? हम लोग क्या भाई आपके कौन सा आपका सवाल है? और सब देखो पूरा जानवर देखो, चारों तरफ जानवर ही दिख रहे हैं। हम लोग देखो प्रोटीन ही प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्यों नहीं मारा भाई? हाँ क्या मारना है? प्रोटीन कह रहे हैं, वो सेलुलोज कह रहे हैं। सही क्या होगा आपके हिसाब से? क्या है? नहीं काइटिन का ना सबसे ज्यादा सेलुलोज होगा।
जहां पर जीव नहीं है नहीं है, प्लांट कहाँ नहीं है? हर तरफ घने घने जंगल है। समुद्र में देखिए अब चारों तरफ क्या है? एल्गी है। एल्गी क्या प्लांट है? और प्लांट है तो क्या चीज है उसके अंदर? देखिए एक बात, इस पृथ्वी के धरातल पर ये देखिए चारों तरफ पेड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। घास है, पेड़ तो है, और क्या ये सब भी पेड़ ही का है, ये सब जो चीजें पेड़ है कि नहीं है? आप देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल देखो, हर दिन एक बता देना, चाहे जैसे बता देना, उसी कड़ी में थोड़ा सा उससे स्ट्रीट से हट करके हम थोड़ा चले जाते हैं कि उसी से का सवाल मिल जाए। जैसे हमने बताया कि सेलुलोज सबसे ज्यादा है, फंजाई का सवाल किसका होगा? काइटिन का। ये भी सवाल पूछा था। अब अगला थोड़ा सा स्ट्रीट से हट के बता रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी के धरातल पर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पैदा हो रहा है, कितना? 100 एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल लिया, assumption कर लिया, मान लिया 100 molecule oxygen are producing on this earth per day, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? फाइटोप्लैंक्टन। आप देख रहे हो जो चारों तरफ पेड़ है, ये कौन है? ये भी तो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। फाइटोप्लैंक्टन सर। फाइटोप्लैंक्टन, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? सर ये समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र में। फाइटोप्लैंक्टन खाना भी अगर पूछ लिया जाए आपसे इससे 50% जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं पूरे पृथ्वी पे। चलो अच्छा बताओ, बायोफाइटा क्या लिखते हैं? काइटिन, बैरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म लग रहा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो आप बताइए कौन सबसे ज्यादा पैदा करेगा? आप बताइए। क्या सर? फंस गया मामला। ऑक्सीजन, अब क्या करेगा? एंजियोस्पर्म क्या है? मोस्ट एडवांस प्लांट है, जो सब लिख रहा चाहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इस पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें कौन पैदा कर रहा है, तो क्या बताओगे? लिया क्या मामला? ना फंसे थे ना फंसे हैं, साफ बात, ना फंसेंगे, आपका कहना ही है, आप लोगों का ठीक है ना? तो अब कहाँ बीमार हो गए? एंजियोस्पर्म में। ये तो निकल गए फाइटोप्लैंक्टन कह के, अब इसको फाइटोप्लैंक्टन दिख ही नहीं रहा, क्या करें? फाइटोप्लैंक्टन के मतलब कि तो अब फाइटो कंडीशन सवाल बदलेगा ना। फाइटोप्लैंक्टन के फाइटोप्लैंक्टन के भी एक प्रकार होता है, तो उसमें इनमें से कोनो ग्रुप में फाइटोप्लैंक्टन को कैटेगराइज किया गया है इसमें से देखा। ये इसमें कहाँ फाइटो दिख रहा है? मामला बड़ा कठिन मामला है, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फाइटर क्योंकि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस पृथ्वी के धरातल पे होता है वो
एल्गी से होता है, एल्गी जो समंदर में पाई जाती है उससे होता है, वही फाइटोप्लैंक्टन्स की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। फाइटो का मतलब प्लांट, प्लैंक्टन तैरने वाला, तो फाइटोप्लैंक्टन से होता है, एल्गी से होता है, तो वो एल्गी फंजाई और बैक्टीरिया थैलोफाइटा में आता है, इसलिए उसमें थैलोफाइटा में आता है ये चीज, इसको आपको वाटर में पढ़ोगे लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण, सबसे मैक्सिमम ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करेगा, वो करेगा एल्गी करेगा, और वो सब उसमें आ जाएगा। आगे लिख लीजिए, लघु संज्ञा लिख लिया। अब लिख लीजिए दूसरा कम्युनिटी के बाद कौन सा इकोलॉजी आएगी, कम्युनिटी इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम, इको अब लिखिए, अब आ गए उसी में जो मेन सिलेबस में हो पाएगा ना। लिख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले ने 1935 में दिया। A.G. टेंसले, सवाल कई बार पूछा गया है। A.G. टेंसले, लिख लीजिए। पाँच मिनट का ब्रेक। ऐसा थोड़ी इतना हम लोग भी थोड़ा 5 मिनट टहला। कितना टाइम हुआ? 4 घंटे से ऊपर हो। अब 2 घंटे ऊपर, तो 5 मिनट करो।